आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन, क्योंकि पहली बार महिला आरक्षण बिल को लोकसभा की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। इस वक्त महिला आरक्षण बिल के प्रावधानों को लेकर संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग चल रही है, लेकिन लोकसभा में मोटे तौर पर महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगा दी गई है। पहली बार लोकसभा में यह बिल पार हो रहा है। बिल पर पर्चियों से वोटिंग की गई और उसका रिजल्ट क्या रहा वो आपको बता देता हूं कि ये जो महिला आरक्षण बिल आया उसके पक्ष में कितने वोट बढ़े और उसके विपक्ष में कितने वोट पड़े। महिला आरक्षण बिल, अब ये तो साफ है कि ये पास हो गया और इसके पक्ष में 454 वोट पड़े, 454 वोट, और इसके विरोध में यानी विपक्ष में कह लीजिए मात्र 2 वोट पड़े हैं और ये 2 वोट असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी के सांसद थे। यानी सीधे 454 वोट के साथ लोकसभा में महिला आरक्षण बिल ने वो करके दिखा दिया जो पहले कभी नहीं हो पाए। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ जो 2 वोट पड़े उनमें ओवैसी की पार्टी के सांसद भी हैं और खुद ओवैसी भी हैं, यानी असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने इसके खिलाफ वोट किया। हमने आपको कई बार पाठशाला में बताया कि किस तरह से अब विपक्ष की पूरी राजनीति ओबीसी के मुद्दे पर आकर टिक गई। और आज संसद के अंदर जब चर्चा हुई तो वो दोनों फैक्टर जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, वो दोनों फैक्टर आज नेताओं की जुबान पर थे। एक महिला वोट, क्योंकि नरेंद्र मोदी को महिलाओं का वोट जो है वो भर भर के पड़ता है, ये सबको पता है। और दूसरा ओबीसी वोट, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों जो हैं नरेंद्र मोदी के साथ हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखता। और विपक्ष को पता है कि इसको बिना महिला वोट को तोड़े हुए, बिना ओबीसी वोट को तोड़े हुए आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाएंगे। और इसलिए जब महिला आरक्षण बिल का जिक्र हुआ तो महिला वोट की तो बात थी, उसमें ओबीसी का फैक्टर भी घुसा दिया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ओबीसी को लेकर ये लोग इतना परेशान हैं कि कैसे ओबीसी का वोट नरेंद्र मोदी से खींचें, कि ओबीसी की राजनीति के चक्कर में ही सनातन विरोध की भी बातें हो रही। मैंने आपको पूरा समझाया। इसी राजनीति की वजह से जातिगत जनगणना की बात हो रही है, यह भी मैंने आपको बताया। और इसी राजनीति की वजह से महिला आरक्षण बिल में भी ओबीसी राजनीति की एंट्री करवा दी गई। हर जगह ओबीसी 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 हो रहा है। आज महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी भी बोली और राहुल गांधी भी बोले। दोनों ने महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी कोटे की बात कर दी, मतलब कोटे में कोटा। जबकि ये वही सोनिया गांधी हैं, ये वही राहुल गांधी हैं जो 2010 में जब इनकी खुद की सरकार थी और महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे, तब ओबीसी आरक्षण को खारिज कर रहे थे। अपने ही सहयोगियों को किनारे लगा रहे थे, कह रहे थे कि कोटे के अंदर कोटे की कोई जरूरत ही नहीं है। आज मैं आपको इनका इतिहास क्या है ओबीसी कोटे को लेकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर, वो पूरा इतिहास बताऊंगा। किसने ओबीसी के लिए क्या किया इसको फैक्ट से बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी विपक्ष ने महिला आरक्षण की पूरी राजनीति ओबीसी की तरफ भटकाने में पूरा जोर लगाया। राहुल गांधी सरकार के सचिवों की लिस्ट तक दिखाने पर आ गए कि भैया सरकार में जो सचिव हैं उसमें ओबीसी बहुत कम है, जबकि इस मुद्दे का महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था। एक बार राहुल गांधी को सुनिए उन्होंने क्या कहा है, फिर मैं जरा इसके फैक्ट्स बताता हूं। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं?
कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। आप सोचिए, महिला आरक्षण पर बात चल रही है और बात कहां कितने सचिव ओबीसी हैं इस पर चली गई। जातिगत जनगणना की बात घुस गई उसमें। यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। हालांकि राहुल गांधी की जो रिसर्च टीम है वो मेहनत कम करती है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो यह कह दिया कि देश को 90 सचिव चला रहे हैं और उन 90 सचिव में सिर्फ 3 सचिव ओबीसी समुदाय के। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि कांग्रेस ने ओबीसी का कितना ख्याल रखा और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी। भाई पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी के पास यह जानकारी कहां से आई कि सरकार में कितने ओबीसी सचिव हैं, क्योंकि जिन सचिवों की बात की जा रही है भाई वो 1992 बैच तक के हैं। भाई उतना एक्सपीरियंस हुआ, 92 बैच के थे, इतना एक्सपीरियंस हुआ तब वो सचिव बने हैं। और 94 से पहले के बैच के जितने भी अफसर अपॉइंट किए गए उनका कोई ओबीसी जातिगत आंकड़ा मौजूद ही नहीं है। तो जब सचिव ही 92 बैच तक के बन रहे हैं लगभग, तो इनको कहां से जानकारी मिल गई भाई। दूसरी बात यह कि आजादी के करीब 45 साल बाद सरकारी नौकरी में ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था शुरू हुई। इन 45 सालों में ज्यादातर वक्त कांग्रेस ने ही राज किया। अगर यह व्यवस्था कांग्रेस पहले लागू कर देती तो आज ये आंकड़े कुछ और होते। भाई आप कह रहे हो कि सचिव मात्र 3 ओबीसी है, मान लीजिए आपका आंकड़ा सही भी है, तो ये तो ज्यादातर लोग वो हैं जो 92 बैच के हैं। तो आजादी के बाद 92 तक आपने क्यों नहीं ओबीसीज को जो है बड़े बड़े पदों पर बैठाया या उनको उनकी एंट्री कराई? करा दिए होते 92 बैच तक में, तो आज वो बैठे होते सचिव बनकर। यानी यहां भी ये उल्टा तीर जो है वो राहुल गांधी की तरफ चला गया, यू टर्न मारकर। इसके अलावा ये देखिए कि केंद्र सरकार में सचिवों के अलावा जो अफसर और कर्मचारी हैं उसमें कितने ओबीसी समुदाय से, क्योंकि अब तो ये डेटा है और इसमें आपको मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की तुलना करके बता देता हूं कि ओबीसी के बारे में कौन कितना सोच रहा है और कितना नहीं। अगर आप ओबीसी अधिकारियों का आंकड़ा देखें कि देश में इस वक्त कितने ओबीसी अधिकारी हैं, और इसको मैं आपको यूपीए वर्सेस मोदी सरकार दिखा रहा हूं कि किसके वक्त कितने रहे। इसका आंकड़ा देख लीजिए, पता चल जाएगा। अगर आप देखेंगे ग्रुप ए लेवल के जो अफसर हैं देश में, मनमोहन सरकार के वक्त यह आंकड़ा 9.4% का था। यानी देश में जितने ग्रुप ए लेवल के अधिकारी थे उसमें से 9.5% जो है वो ओबीसी से। मोदी सरकार में यह आंकड़ा करीब करीब 17% पर है। 16.9% ग्रुप ए अधिकारी ओबीसी से, यानी ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ही कम। उसके बाद देखिए ग्रुप बी, उसमें कितने अधिकारी ओबीसी के हैं आज और पहले कितने थे। मनमोहन सरकार के वक्त ग्रुप बी में 11.6% अधिकारी ओबीसी से आते थे। मोदी सरकार में यह आंकड़ा आज की डेट में 15.7 यानी करीब करीब 16% का है। यानी यहां भी मनमोहन सरकार से ज्यादा। ग्रुप सी के अधिकारी, ग्रुप सी के कर्मचारियों को अगर आप देखेंगे, जिसमें आप सफाई कर्मचारियों वगैरह को हटा दीजिए, इसमें मनमोहन सरकार के वक्त 18.4% अधिकारी कर्मचारी दोनों कर दीजिए, और मोदी सरकार में ये 18.4% था यूपीए के जमाने में। आज की डेट में 22.5% है ग्रुप सी में ओबीसी। यानी तीनों में, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, तीनों में नरेंद्र मोदी सरकार में जो ओबीसी हैं अधिकारी और कर्मचारी, वो मनमोहन सरकार के समय से ज्यादा है। और राहुल गांधी कह रहे और सचिव जो हैं वो 3 है, बाकी क्यों नहीं बताते सर? आज ओबीसी की बात करने वाली कांग्रेस को अपना इतिहास भी देखना चाहिए। कांग्रेस ने अपना कोई भी प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से नहीं बनाया। इतनी ओबीसी की चिंता थी तो यह भी करके दिखाते। ओबीसी समुदाय वाले प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को कांग्रेस ने कार्यकाल तक पूरा नहीं करने दिया। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों का जोरदार विरोध किया था। कांग्रेस ने ओबीसी अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ दुर्व्यवहार करके अध्यक्ष पद से हटा दिया था। सीताराम केसरी की तो जो दुर्गति हुई थी वो सबको याद है। तब ओबीसी की चिंता कहां गई? कांग्रेस और विपक्ष की ओबीसी पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं चल पाएगी, उसे आपको इन आंकड़ों से भी समझना चाहिए।
कि नरेंद्र मोदी सरकार में कितने ओबीसी हैं। अगर आप देखेंगे सरकार में ओबीसी, और मैं आपको ये मोदी सरकार का बता रहा हूं, मोदी सरकार में ओबीसी, पीएम मोदी वो खुद ओबीसी से आते हैं, नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। कैबिनेट में जो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट है, कैबिनेट में अगर आप मंत्री देखेंगे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, तो 77 में से 27 ओबीसी हैं। यानी अगर आप प्रतिशत निकालिएगा तो करीब 35% कैबिनेट में मंत्री ओबीसी है नरेंद्र मोदी सरकार में, जो आज तक का हाईएस्ट है। और जो ओबीसी को आरक्षण भी है वो भी 27% है। मतलब जो आरक्षण भी मिला है अलग अलग जगहों पर, इसमें कैबिनेट में कोई आरक्षण नहीं है भाई, लेकिन अलग जगहों पर जो मिला उससे भी 8% ज्यादा कैबिनेट में मंत्री। ओबीसी सांसद किसके? बीजेपी के। ओबीसी सांसद कितने? 303 में 113 ओबीसी सांसद हैं, और इसका अगर आप परसेंटेज निकालिएगा तो ये भी करीब 37% बैठता, 37% बॉस। बीजेपी के ओबीसी विधायक जो देश भर में अलग अलग राज्यों में बीजेपी के विधायक हैं, अगर वो आप सबको मिला लीजिए तो बीजेपी के जो ओबीसी विधायक हैं वो 1358 विधायक टोटल बैठते हैं अलग अलग राज्यों का मिला के, उसमें से 365 ओबीसी है, यानी 27%। यानी जो कोटा है अलग अलग जगहों पर वहां भी 27% और बाकी जगह तो 35 और 37%। बीजेपी के एमएलसी यानी 163 में से 65 एमएलसी बीजेपी के ओबीसी हैं, और यह आंकड़ा कितना बैठता है? 40%। आप देख रहे हैं बॉस, ओबीसी की पॉलिटिक्स करने के चक्कर में, ओबीसी को भड़काने के चक्कर में आप क्या बता रहे हो ओबीसी को कि तुम्हारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 35%, 40% किसी पार्टी में हर जगह प्रतिनिधित्व दिख रहा है ओबीसी का। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से हैं, तो फिर उन्हें ओबीसी विरोधी ठहराने की राजनीति कहां टिकेगी बॉस? सुनिए आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। आज माताओं के लिए 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, और मोदी जी ने ये जो वादा किया था, मान्यवर, ये जो वादा किया था वो मोदी जी ने पूरा किया है। और ये सारे जो ओबीसी का राग हड़पते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का काम। मान्यवर, इसलिए मैं सभी दल के सांसदों को एक विनती करना चाहता हूं, आपको लगता है इसमें कुछ अधूरा है तो कल सुधार लेंगे, मगर हम जो लेकर आए हैं वो महिलाओं के सम्मान की बात है, कृपया उसका समर्थन कीजिए। जो लोग आज महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कि अब जो महिला आरक्षण बिल आया है वो बिल पहले 4 बार संसद में आ चुका भाई, और किसी भी बिल में आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात नहीं थी। महिला आरक्षण का बिल कब कब आया वो भी आपको याद दिला देता हूं। अगर इतनी चिंता थी तो पहले भी लेकर आते। पहले 4 सरकारों में 1996 में देवेगौड़ा सरकार थी, देवेगौड़ा सरकार, उस वक्त भी यह बिल आया था, लेकिन उस वक्त भी कोटे में कोटा नहीं था। 1998 में अटल सरकार में आया यह बिल, उस वक्त भी कोटे में कोटा नहीं था। उसके बाद यह बिल जो है वो 2002 में फिर आया अटल सरकार में, तब भी कोटे में कोटा नहीं था। और उसके बाद 2008 में मनमोहन सरकार के वक्त भी यह बिल आया, और उस वक्त जब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी तब भी कोटे में कोटा नहीं था। किसी में भी कोटे के अंदर कोटे की बात नहीं की गई। महिला आरक्षण बिल में कोटे के अंदर कोटे को लेकर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान बहुत बवाल भी हुआ था। इसका पूरा इतिहास भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो लोग इस इतिहास को भूल गए हैं वो लोग आज क्या बात कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। आज सोनिया गांधी ने सबसे पहले तो महिला आरक्षण का क्रेडिट ही राजीव गांधी को दे दिया और यह कहा कि उनका अधूरा सपना है।
इसके बाद सोनिया गांधी ने बिल के समर्थन का ऐलान तो किया, लेकिन दो बातों पर आपत्ति जताई। पहला यह कि बिना देरी के महिला आरक्षण बिल जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। दूसरा, बिल के समर्थन के लिए यह शर्त जोड़ दी कि 33% महिला आरक्षण के अंदर SC, ST और OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण मिले। एक बार लोकसभा में सोनिया गांधी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि सोनिया गांधी क्या कहा करती थी। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की ज़रूरत है वह उठाने ही चाहिए। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। अपने वक्त में यह बिल आया ही नहीं लोकसभा में। आज इस बिल को बिल के साथ देरी होना महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो जाएगी और कहा जा रहा है कि भाई आरक्षण में आरक्षण दिया जाना चाहिए। सोनिया गांधी आज महिला आरक्षण बिल में SC, ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रही है, जबकि UPA सरकार के दौरान जो बिल आया था, जो साल 2010 में राज्यसभा में पास भी हुआ, उसमें ऐसा कोई प्रावधान उनकी सरकार ने तो नहीं रखा था। 2010 में जब महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हुआ तो एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सोनिया गांधी से पूछा गया था कि कुछ लोग हैं जो महिला आरक्षण में अल्पसंख्यक और OBC कोटे की मांग कर रहे हैं, आपको लगता है कि बिल पर पुनर्विचार होना चाहिए? तब UPA की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी ने साल 2010 में इसके जवाब में कहा था कि जो लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि उनको कौन रोक रहा है मुस्लिम या OBC महिला को आरक्षित सीट पर टिकट देने से? कौन रोक रहा है उनको? तो आज भी कोई नहीं रोक रहा। आज भी अगर आरक्षण आ रहा है तो कोटे के अंदर कोटा क्यों चाहिए? मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए टिकट, OBC महिलाओं को दे दीजिए टिकट। लेकिन नहीं, अगर महिला आरक्षण आ गया, नरेंद्र मोदी के लिए महिला वोट बढ़ गए, फिर कैसे रोकेंगे भाई? तो एक काम करो, उसमें जो है वो आरक्षण के अंदर आरक्षण ले आओ ताकि OBC महिलाओं को यह बताया जाए कि हम तुम्हारे लिए चाहते थे, ये लोग नहीं लाए। अब जो साल 2010 में सोनिया गांधी कह रही थी वही बात वो आज कर सकती हैं। अगर उनको SC, ST और OBC महिलाओं की इतनी चिंता है तो वो खुद अपनी पार्टी में आज से लागू कर दें, ऐलान कर दें कि आने वाले सभी चुनाव में उनकी पार्टी SC, ST और OBC महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देगी। या तो ये भी कह दें कि 33% सीटों पर OBC महिलाएं जो हैं वो कैंडिडेट होंगी। कहते हैं भाई अपनी पार्टी में कर दें, सरकार नहीं कर रही, मान लीजिए मोदी जी विरोधी हैं, आप कर दो कांग्रेस पार्टी में। जब UPA के वक्त महिला आरक्षण बिल लाया गया था तो उस वक्त भी OBC महिलाओं को आरक्षण देने की मांग उठी। तब तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने OBC आरक्षण की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राजनीति के अंदर OBC आरक्षण दिया जाए, हालांकि नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान। वीरप्पा मोइली ने यह भी तर्क दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर OBC का कोई डेटा तक मौजूद नहीं, तो अपनी सरकार हो तो कोई प्रावधान नहीं, दूसरे की सरकार हो तो कर दीजिए।